Today we will learn about restriction digestion of DNA. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए की डबल स्ट्रैंड में कट लगाता है और ये किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे स्पेसिफिक साइट पे आके निक लगाता है या कट लगाता है। ऐसे एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं और जिस साइट पे आके इसकी एक्टिविटी होती है या रेस्ट्रिक्शन होती है उसको रेस्ट्रिक्शन रिकग्निशन सीक्वेंस कहा जाता है। ज़्यादातर जो रेस्ट्रिक्शन रिकग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं उनकी लेंथ 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड्स तक होती है और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स 2 इंसिडेंस करते हैं जो कि दोनों शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स के थ्रू होती हैं, यानी डीएनए की डबल स्ट्रैंड में से दोनों स्ट्रैंड्स को ही कट किया जाता है। 1950s में ये बात सबसे पहले सामने आई कि कुछ ऐसी बैक्टीरियल स्ट्रेन्स हैं जो कि बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यून हैं। इस मैकेनिज़्म को होस्ट कंट्रोल रेस्ट्रिक्शन कहा जाता है। रेस्ट्रिक्शन का मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, लेकिन फिर भी इसे समझने में कोई 20 साल का अर्सा लगा। बैक्टीरिया जो है वो जब बैक्टीरियोफेज से अपने आप को सेव कर रहा है, तो अगर वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो कि बैक्टीरियोफेज को अफेक्ट कर रही है तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि बैक्टीरिया का डीएनए से किस तरह से सेफ रहता है। बैक्टीरिया के डीएनए की किसी भी डिग्रेडेटिव एंजाइम की एक्टिविटी से जो इसकी प्रोटेक्शन है वो इसलिए होती है क्योंकि बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होता है और ये मिथाइल ग्रुप ही है जो कि इसको किसी भी डिग्रेडेटिव एंजाइम के अटैक से महफूज रखता है। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से फेज जो है वो डीएनए अपना बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे डिफरेंट किस्म के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस मौजूद हैं जो कि इस डीएनए के साथ बाइंड कर जाएंगे और क्या करेंगे कि इसको क्लीव कर देंगे। अब अगर फेज का डीएनए क्लीव हो चुका है तो यकीनन ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, जबकि यहाँ आप जो लोअर सेक्शन है इस डायग्राम का उसमें देख सकते हैं कि बैक्टीरिया का डीएनए क्लीव नहीं होता क्योंकि बैक्टीरिया के डीएनए के साथ डिफरेंट मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इसके करीब आएगा और इसके साथ अटैच होने की कोशिश करेगा तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इस पे अफेक्ट नहीं कर सकेगा, रेस्ट्रिक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकेगा और जो बैक्टीरिया है वो इसलिए सेफ़ रहेगा क्योंकि उसकी जो रिकग्निशन सीक्वेंस है वो मैथाइलेटेड है। उसके साथ चूँकि मिथाइल ग्रुप अटैच है सो वो मिथाइल ग्रुप इसको प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इस पे अफेक्ट करके इसको क्लीव ना कर सके। ये जो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स हैं जिन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस कहते हैं, ये बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की जो कि इनको प्रोड्यूस कर सकती हैं। तकरीबन कोई 2500 के करीब डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो कि अब तक आइसोलेट किए जा चुके हैं और करैक्टराइज़ किए जा चुके हैं और उनमें से कोई 300 के करीब ऐसे हैं जो कि लेबॉर्ट्री के अंदर डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस की 3 क्लासेज होती हैं, क्लास 1, 2 और 3। इसमें से क्लास 1 और 3 जो हैं ये बहुत ही लिमिटेड किस्म का इनका रोल है किसी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में, सो ये बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र नहीं है। जबकि जो टाइप 2 की रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस होते हैं ये जीन क्लोनिंग में और डिफरेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं और ये कटिंग के लिए ये एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस न्यूक्लियोटाइड के स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही कट लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम PVU1 की बात करें जो कि प्रोटियस वल्गैरिस से आइसोलेट किया जाता है तो ये डीएनए के सीक्वेंस में एक स्पेसिफिक हेक्सान्यूक्लियोटाइड पे ही कट लगाएगा और जहाँ पे CGA-TCG ये हेक्सान्यूक्लियोटाइड मौजूद हो सिर्फ वहीं पे ये रेस्ट्रिक्शन कर सकता है। लेकिन अगर हम एक और एंजाइम की बात करें इसी बैक्टीरिया से आइसोलेट होने वाला PVU2
जो कि एक और हेक्सान्यूक्लियोटाइड है जिस पे कि अटैक कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। वो दूसरा जो PVU2 का रिस्ट्रिक्शन साइट है वो CAG-CTG है। जहाँ पे ये सीक्वेंस मौजूद होगा वहीं पे ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर निक लगाएगा। इसमें दो तरह के एंड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से, एक ब्लंट और एक स्टिकी एंड्स। अगर एक से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम देखें, उन्हें स्टडी करें, तो उनकी रिस्ट्रिक्शन साइट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट पे कई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स काम कर सकते होते हैं, और कई डिफरेंट किस्म के स्टिकी एंड्स हैं जो कि डिफरेंट किस्म के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उनको स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस की यहाँ पर डिटेल दी गई है कि किन ऑर्गेनिज्म से ये एंजाइम्स जो हैं आइसोलेट किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर EcoR1 है तो वो एक्सकर्शिया कोलाई से आइसोलेट किया जाता है, और इसका जो रिकग्निशन सीक्वेंस है वो GAATTG है, और जो एंड्स ये प्रोड्यूस करता है रिस्ट्रिक्शन के बाद वो स्टिकी एंड होते हैं। लेकिन देर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस जैसे PVU2 है, ये ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से अगर हम देखें HAE3 है तो ये भी ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। ब्लंट एंड्स जो हैं वो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि जब निक लगती है और दोनों स्ट्रैंड की जगह से सेपरेट हो रहे होते हैं तो ये ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। जबकि यहाँ पे EcoR1 से अगर हम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को ट्रीट करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन एक ही तरह के स्टिकी एंड्स डिफरेंट किस्म के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस भी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं समटाइम्स, बट नॉट ऑलवेज। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लैम्डा DNA की क्लीवेज साइट्स की बात करते हैं कि अगर हम इसको डिफरेंट किस्म के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ ट्रीट करें तो कहाँ कहाँ क्लीवेज हो सकती है, इसकी क्लीवेज साइट कहाँ बन सकती है। यहाँ देखिए कि 49 KB का अगर हमारा टोटल लैम्डा DNA का साइज़ है तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर BAM-H1 की बात करते हैं तो 5 रिस्ट्रिक्शन साइट्स उसकी इस सीक्वेंस के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके 6 सेगमेंट कर सकता है, मतलब ये हर उस रिस्ट्रिक्शन साइट पे निक लगाएगा जहाँ जहाँ इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट मौजूद है। सो वहाँ पे इसकी कटिंग होगी। ये 5 जगहों पे इसके रिस्ट्रिक्शन साइट्स का वो सीक्वेंस मौजूद है जिस पे कि BAM-H1 अपनी एक्टिविटी शो कर सकता है। इसी तरह से बाकी के एंजाइम्स हैं तो उनकी भी इसमें स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट होगी। सो अगर हम सिर्फ एक एग्जांपल BAM-H1 की लेते हैं तो क्या होगा कि ये उसकी यहाँ आपको जिस तरह से ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है कि ये सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं इसकी जो इंडिकेटेड हैं। सो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट साइज़ के हमारे पास DNA के फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन लेबॉर्ट्री में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अगर हम एक टिपिकल से रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो मटेरियल्स और रिएजेंट ज़रूरत होते हैं उसमें एक आपको माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब चाहिए होती है 1.5 ml वाली। उसके बाद आप प्लाज्मिड लेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप EcoR1 यूज़ कर रहे हैं, डबल डिस्टिल्ड वाटर होगा, SA बफर होगा, और उसके अलावा आपके पास कोई एक डिटर्जेंट जैसे EDTA होगा, और आप इस सारे मटेरियल को यूज़ करते हुए रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन किसी भी लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में हम जितना हमारा टोटल रिएक्शन मिक्सचर है उसको प्रिपेयर करेंगे। अब हमारे पास 1.5 ml वाली सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, और हम उसके अंदर तकरीबन 50 माइक्रोलीटर वॉल्यूम जो है टोटल हमने मिक्सचर का प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद उसमें हम DNA ऐड करेंगे, उसमें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड करेंगे, बफर ऐड करेंगे, और उसके बाद हम उसको जेंटली मिक्स करेंगे ट्यूब को टैप करते हुए ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं, और फिर उसके बाद हम इसको ब्रीफली सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे।
हमेशा एक अच्छा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने का तरीका यही होता है कि उसके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव कंट्रोल ज़रूर साथ प्रिपेयर किया जाए। नेगेटिव कंट्रोल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आप बिल्कुल श्योर होते हैं कि रिज़ल्ट आ ही नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन का अगर नेगेटिव कंट्रोल लगाना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे कि सारे केमिकल, सारी आपने जितनी भी बफर डालना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालना है, वो सब कुछ आपने प्रिपेयर कर लिया, लेकिन यू लेफ्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, और वो है आपका टेम्पलेट डीएनए। आप उसमें डीएनए ही नहीं डालते, सो इट वुड बी डेड श्योर दैट यू वुडंट गेट एनी रिजल्ट। जब डीएनए नहीं है तो उसकी रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन हो ही नहीं सकती। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अ नेगेटिव कंट्रोल, जिसमें आपको बिल्कुल श्योर होता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो नहीं आ सकता। फिर इसी तरह से आप एक पॉजिटिव कंट्रोल बनाते हैं। पॉजिटिव कंट्रोल क्या होता है कि जिसके अंदर आपने ऐसा टेम्पलेट यूज़ किया है जिसमें यकीनन रेस्ट्रिक्शन साइट मौजूद है उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो कि आप उसमें डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप EcoR1 से कटिंग करना चाह रहे हैं और आप क्या करते हैं कि उसमें ऐसा टेम्पलेट डीएनए लेते हैं जिसमें यू आर क्वाइट श्योर कि इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट है EcoR1 की, ताकि आपको उसका रिज़ल्ट मिले। अब हम नेगेटिव और पॉजिटिव कंट्रोल लगाते क्यों हैं? इसलिए कि हमें ये चीज़ ऑथेंटिक हो कि कहीं हमारी हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अगर सपोज़ कि नेगेटिव कंट्रोल में अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है, इट मीन्स कि आप कहीं गलत किया है कुछ ना, कि आपने टेम्पलेट डीएनए उसमें नहीं डाला फिर भी आपका रिज़ल्ट आ रहा है। सो वो एक नेगेटिव कंट्रोल अगर रिज़ल्ट दे तो वो फॉल्स रिज़ल्ट है। इसी तरह से आपका पॉजिटिव कंट्रोल और रिज़ल्ट नहीं आता, इट मीन्स कि आपका रिएक्शन फेल हो चुका है, उसमें कहीं प्रॉब्लम है। आपके पॉजिटिव कंट्रोल में रिज़ल्ट आना चाहिए, नेगेटिव कंट्रोल में रिज़ल्ट नहीं आना चाहिए। और इसी तरह से आप मेक श्योर करते हैं कि जो आपका अपना आउटकम है, जो आपका अपना सैंपल है, जिसमें प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि आप ये देखना चाहते हो कि यहाँ डाइजेशन होती है या नहीं होती, यानी आपके गिवन सीक्वेंस के अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट भी मौजूद है या नहीं, आपने यही फाइंड आउट करना हो। तो आप व्हेन यू विल कंपेयर योर रिज़ल्ट विद दैट ऑफ द नेगेटिव एज वेल एज द पॉजिटिव कंट्रोल, सो यू विल कम टू नो कि इसमें आपका रिज़ल्ट आया है या कि नहीं। टिपिकली इंक्यूबेशन होती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 37 डिग्री पे अगर आप इसको 1 घंटे के लिए रख लेते हैं अपने तमाम तर सैंपल को प्रिपेयर करके, तो इतने टाइम में मोस्टली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अपना काम प्रॉपरली कर लेते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है, समटाइम्स आपका टेम्परेचर भी वेरी करता है और समटाइम्स आपको टाइम का भी कुछ फ्लक्चुएशन देना पड़ता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप जो यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिएक्शन जो है उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का एक्सपोजर जो है अगर हम उन्हें देंगे तो वो टॉलरेट नहीं कर सकेंगे, ज़ाहिर है, क्योंकि वो एंजाइम्स हैं। तो क्या होगा कि वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। सो कभी भी हायर टेम्परेचर पे आप इंक्यूबेट नहीं करते, और आप उसका ये ख्याल रखते हैं कि जो एंजाइम आप जिससे डील कर रहे हैं उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, उससे ज़्यादा अगर बहुत कम टेम्परेचर हो तो भी ज़ाहिर है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी पूरी शो नहीं कर सकेगा। और अल्टीमेटली जब आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इसको रख लेंगे, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप इसको अपने रिएक्शन को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू देख सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे पास मिक्सचर में डिफरेंट साइज़ेस के डीएनए मौजूद होते हैं। हम इन्हें एनालाइज करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का सहारा लेते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जो कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की तरह ही काम करती है, यानी एक आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर होता है और आप उसको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज देने के बाद। यानी जितना आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज का डिफरेंस है उसके अंडर आपकी ये सेपरेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकती है, और एक मिक्सचर में मौजूद डिफरेंट जो साइज़ के डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको वाज़े तौर पे जेल पे नज़र आते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल चूँकि नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, सो जब आप इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और इसकी माइग्रेशन का रेट 2 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। एक तो ये कि डीएनए की शेप कैसी है, और दूसरा ये कि चार्ज टू मास रेशो क्या है।
अब यहाँ देखिए कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस का तरीका है, जिसमें आप नेगेटिव एंड के करीब डीएनए को प्लेस करते हैं जेल के अंदर, और उसके बाद आप इसे इलेक्ट्रिकल फील्ड देंगे, और इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो डीएनए है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोल मूव करना शुरू कर देगा। अब जिस डीएनए का साइज़ बड़ा होगा वो कदरे कम स्पीड के साथ मूव करेगा, और उसका बैंड जो है वो बिल्कुल नेगेटिव पोल के करीब ही बनेगा। यहाँ पे देखिए कि ये डीएनए जो लार्जर साइज़ का होगा वो यहाँ बैंड शो करेगा, और जितना स्मॉलर साइज़ का डीएनए होगा वो उसी के अपने साइज़ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव पोल की तरफ मूव कर जाएगा। सो जो सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास डीएनए होता है वो सबसे आगे पहुंचा हुआ होता है, क्योंकि उसका साइज़ स्मॉल है, वो तेज़ी से जेल के अंदर मूव करता है, जबकि जो लार्जर साइज़ के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो हमारे नेगेटिव पोल के करीब रह जाते हैं। सो अब आपके पास जितना जितना साइज़ का डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हर डीएनए का सेगमेंट मूव कर रहा है, और आप यहाँ बड़े आराम से इस चीज़ को डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप जेल को रन करते हैं तो आप उसके साथ अपना एक मार्कर रन करते हैं जिसमें आपको मालूम होता है कि साइज़ जो है वो डीएनए का कितना है, उसके साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। सबसे आसान तरीका जेल को विजुलाइज़ करने का ये होता है कि जेल को हम स्टेन कर लें। इसके लिए स्टेन करने के लिए डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स आते हैं, जैसे कि एथिडियम ब्रोमाइड है, इससे भी जेल को स्टेन कर लिया जाता है। इसको हम स्टेन इसलिए करते हैं कि जेल के अंदर मौजूद डीएनए को विजिबल बनाया जा सके। इसमें कई म्यूटाजेनिक डाइज यूज़ होते हैं जो कि डीएनए को डिफरेंट कलर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल रेड या ब्लू या ग्रीन या ऑरेंज शेड में आपको डीएनए जो है वो नज़र आता है। ज़्यादातर जो इसमें हम यूज़ करते हैं डाइज वो पोस्ट स्टेन होते हैं, और इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद उससे हम जो है ना इसको ट्रीट करते हैं। जेल को स्टेन कर लेने के बाद हम उसे अल्ट्रा वायलेट ट्रांसल्यूमिनेटर में देख सकते हैं, और हमें ये मालूम है कि ये एक टिपिकल सी एगरोज जेल है जिसको हमने स्टेन किया हुआ है। यहाँ पर ये आपको वेल नज़र आ रहे हैं। इन वेल्स के अंदर हम सैंपल लोड करते हैं और डिफरेंट डीएनए के सेगमेंट्स अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नेगेटिव से पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करते हैं। सो ये जो बैंड हैं डीएनए के, ये देखकर हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ डीएनए है और ये सबसे लार्जेस्ट साइज डीएनए है, और इसी तरह से बाकी के डीएनए के सेगमेंट्स जो हैं वो अपने आप को अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जेल पे प्लेस कर लेते हैं। उनकी मूवमेंट उनके साइज़ के अकॉर्डिंग होती है, और हम इसे अल्ट्रावायलेट लाइट में विजुलाइज़ कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि क्या हमारी रिस्ट्रिक्शन साइट हमारे गिवन सीक्वेंस के अंदर मौजूद है या नहीं, और हमारे रिस्ट्रिक्शन साइट पे हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसने काम किया या नहीं, और हमारे पास जो रिज़ल्ट है रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन का वो किस तरह का है।